बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 4 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 13 जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 20 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। ला बच्चा, खबरों का आगाज करें। खबरों में सबसे पहली खबर ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है दी स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये रिपोर्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर 3 महीने के बाद जारी करता है। इकोनॉमी के जो तालिब इल्म हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या बिजनेस एंड फाइनेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके रिलेटेड जितने भी तलबा हैं वो, और अगर उनके वालिदैन सुन रहे हैं वो इस रिपोर्ट को, जैसी भी छोटी सच्ची रिपोर्ट होती है लेकिन सरकारी होती है ना यार, इसको अपना हर्जे जहां बना लें, जिसे कहे बकायदा सराहने रख के सोएं और इसको पढ़ें, लफ्ज पर लफ्ज पढ़ें, और जहां से समझ ना आए दादे से पूछ लें, किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी से पूछ लें, वरना मैं तो बैठा ही हुआ हूं उसको समझाने के लिए। अगर आप 4 साल की आपकी इकोनॉमी की डिग्री है ना, अगर 4 साल आप ये रिपोर्ट रेगुलर पढ़ गए ना मेरे अब बच्चा, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने क्या करना है BS के बाद। आपका विजन वसी हो जाएगा, ठीक है ना जी। और बड़े बड़े इंटरव्यूज और पेपर्स में आप उड़ा के मारेंगे, क्योंकि चीजें आपको मुंह जुबानी पता होंगी। पढ़ी आपने ये पूरी, अगर 3 महीने बाद एक दफा आती है तो साल में 4 दफा आई, और 4 साल में 16 मरतबा आई। अगर आपने ये 16 की 16 रिपोर्टें पढ़ ली, 16 छोड़े 8 भी पढ़ ली ना, तो समझे आप तर गए, निथर गए, ठीक हो गया। ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मईशत को जो है वो बुनियाद बना के उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, मतलब को फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है, ठीक है। ज़ाहिर इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हायर कर रखे हैं, तो इसलिए ऐसी रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए आपको। ये आपके इल्म में और आपके विजन में इजाफा करती है। पहले तो मैंने कहा रिपोर्ट की अहमियत का अंदाजा करें जो आपके लिए मुफीद है। अब रिपोर्ट कहती क्या है? अब रिपोर्ट ये कहती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड 2-3 खबरें हैं हमारे पास। रिपोर्ट ये कहती है कि जनाब, पहली इसमें से मुस्बत खबर निकालें। जी जी जरूर। मुस्बत खबर ये है कि पाकिस्तान का वो मरासी ने किसी ने क्या, मरासी ने क्या ना कि पैसे का कोई मसला ही कोई नहीं रहा ही कोई नहीं। क्या की मतलब, उन्होंने कहा ये कोई नहीं। उन्होंने कहा जी बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का बहुत बेहतर होने जा रहा है।
क्यों जी, हम कोई चीज बाहर से मंगवा ही नहीं रहे, अगर भेज भी नहीं रहे तो मंगवा भी नहीं रहे। ठीक है, जाहिर है कि इसके ऊपर कुछ मजहूल और ज़हनी तौर पे माजूर जो एक तबका है यूथियाज के नाम से, वो धमाल डालेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंपोर्ट कम होने की वजह से बेहतर हुई है। और इंपोर्ट कम होने का मतलब ये है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। 18% तो हम बंद कर बैठे हैं ना, 8.5% पहले साल और 10.5% दूसरे साल। 19% हमारी इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो बंद हो चुकी है। इसके बावजूद कि बिजली हमारे पास वाफर दस्तयाब है और सनतों के लिए लोड शेडिंग पूरे मुल्क में कहीं नहीं है, इसके बावजूद वो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी इकॉनमी की मजमूई सूरत हाल जो है वो खराब हो रही है। लेकिन मुस्बत खबर ये है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत बेहतर होने जा रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि जो सहराई टिड्डियों का हमला था पाकिस्तान के अंदर, उसके इस खबर के अंदर लिखा हुआ है कि उससे बचाव के लिए हुकूमत जो है वो खातर खा इकदामात नहीं कर सकी, लिहाजा इसके असरात बहुत गंभीर, देरपा और खौफनाक होंगे। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक हो गया। ये जो हर चीज, शुगर इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, फलानी चीज इंपोर्ट हो रही है, मुझे लगता है कि इसके पस मंजर के अंदर ये हमला है जिसे हमने डाउन प्ले किया हुआ है। सहराई सुंडियों का जो हमला है ना, जिसको हमने डाउन प्ले कर दिया है, टिड्डी दल का। यहाँ रुके जरा, एक बात बताइए, जिस मुल्क की इंपोर्ट कम हो या खत्म हो जाए उसकी करेंसी पे से दबाव कम होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। असूलन होना ये चाहिए था कि 105 वाला डॉलर 80 रुपए पे आ जाता, वो 170 पे जा पहुंचा। आहो, ये क्या हुआ? ये बुनियादी तौर पे ये है ना जो मैं अर्ज कर रहा हूं। देखो, हमने सीपैक शुरू किया। अब लेट्स बी फेयर, हमने सीपैक शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमने आपके यहाँ इंडस्ट्री लानी है। हमने कहा जी हमारे यहाँ तो बिजली कोई नहीं, सड़कें ही कोई नहीं। उन्होंने कहा पहले सड़कें तो बिजली बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने कर्ज उठा लिया। कर्ज उठाया हमने, सड़कें बनना शुरू हो गई। सड़कें बनना शुरू हो गई और सड़कें जब मुकम्मल हुई और कर्ज मुकम्मल हो गया, अब उनकी इंडस्ट्री आनी थी तो एक अमरीकी एजेंट आ गया, कहने लगा, उस वक्त कहने लगा कि ये तो मैं धरना दे के बैठ गया, नहीं आने दूंगा। ठीक है, कर्ज है और ये कर्ज है और ये तो फलाना है और ये तो धमकाना है, और बड़ी बड़ी बकवास की उसने। आजकल वो कहता है कि नहीं सीपैक के जरिए तो पाकिस्तान की किस्मत बदलनी है, न गले आ तेरी वो गल मनी है क्या मनी है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही इंडस्ट्री आने लगी ना, पाकिस्तान उड़ गए। ठीक है, तो आगे उसकी हुकूमत इंस्टॉल कर दी अगलों ने, जिन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि तू सीपैक नु गाला कढ़निया ने। ठीक हो गया। अब इंडस्ट्री नहीं आ सकी, ये इंटरेस्ट रेट 13% पे ले गया कि कोई होर भी न लग सके। अब मसला ये है कि हमने गाड़ी खरीदी बाजार से, किस्तों के ऊपर ली कि हम इसको उबर पे चलाएंगे। 13,000 रुपये महीना किस्त है, 30,000 रुपये महीना गड्डी कमाएगी, तो 13,000 की किस्त दे के 17,000 में बच जाएंगे। जी ठीक है। हमारा ये था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे ही चाइना की इंडस्ट्री यहां से अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा। हमारे फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट दोनों कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक हो गया। जब उसको तुआ गद्दार करके अपनी तो 36 लाख दियां तनख्वाहां लवा लिया, लेकिन अवाम के लिए तो वो इंडस्ट्री आ रही थी। चाइना ने जब देखा कि ये आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, वो इंडस्ट्री उठा के अफ्रीका ले गया। ठीक है, वो इंडस्ट्री उठा के ओमान ले गया। अब ओमान कहाँ पे वाक़ है? फिर कहते ने मैनू कहते ने कि चाइना जड़ा ना एक गवादर नजरअंदाज नहीं करन लगा, तुसी अपने नुक्ता नजर से नजरसानी करो। ओमान कहाँ है? गवादर से उसकी लाइटें नजर आती हैं। ग्वादर में थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर देखें तो ओमान की लाइटें नजर आती हैं। ओमान में जाके उसने इंडस्ट्रियल स्टेट लगा ली है। ग्वादर क्यों नहीं लगाई? लगने नहीं दी हमने। अल्लाह तो भला करे। हमने वहां पे सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बंदे मारने शुरू कर दिए, चीनियों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, जब हम इस तरह की हरकत करके, ओमान में ऐसा नहीं है, साथ में यमन में जंग लगी हुई है कि गोला इधर भी तो आ सकता है ना, तो आंदा होएगा, तो आंदा है। लेकिन वहां पे ओमानी गवर्नमेंट ने खुद कोई तमाशा नहीं किया, ना उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, ना उसकी फौज ने कोई खुद तमाशा नहीं किया। नतीजा वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट हो रही है। चाइना वहां पे नया शहर आबाद कर रहा है साहिल के किनारे के ऊपर, 200-250 इंडस्ट्री ले गया, एयरपोर्ट बन रही।
ठीक हो गया। हो जदीद दुनिया के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वहां पे सड़कें बना रहा है वहां पे, उसको मेन जो है वो जो उसका है दारुल हुकूमत उससे जोड़ने की मोटरवे बन रही है, और चीने हो गए वहां। हाँ न बंदा न बंदे के साथ चीने हो गए, ना बंदा ना बंदे की जात। तो ये होना था भाई। अब ऊबर पे गाड़ी हमने ले ली, 13,000 रुपया किस्त है, 30,000 रुपया कमाएगी, 13,000 वापस कर देंगे, 17,000 जेब में डाल लेंगे, ठीक हो ये गया। प्लान था हमारा। उबर पे गाड़ी ले ली तो उधर फुफी का पुत्र आ गया है, गड्डी नहीं चल सकती, ठीक है। जो गड्डी नहीं चल सकती अल्लाह उन्हें नारा लाई था, गड्डी अंदर खड़ी है, 13,000 की किस्त भी और ठोक गई, डॉलर की कीमत तो फिर वधनी सी ना साड़ी। ये हुआ कि वो जो हमने कर्ज लिए, जिनसे हमने सड़कें बनाई, जिनसे हमने एयरपोर्ट बनाए, जिनसे हमने दूसरी चीजें बनाई, अब इनसे कमाने का वक्त आया। यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी प्रॉपर, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमने होनी नहीं दी। क्यों भला? ठेके सानू दियो। चलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट 1, डॉलर की वैल्यू 2, टिड्डी दल 3। आगे चले। और रिपोर्ट क्या कह रही है? और रिपोर्ट में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अखबार के अंदर खबरें छपेंगी हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। रिपोर्ट तो बहुत तवील होगी। रिपोर्ट बहुत तवील नहीं होती, 15-16 पेजेस ही होते हैं अंग्रेजी के। आपको 15-16 पेजेस बस लगते हैं? A4 साइज का। हाँ जी, बस लगते हैं। मेरा मतलब है अगर बच्चा जो मैंने बच्चे तालिब इल्म के लिए कहा, अगर रोजाना का एक सफा भी पढ़ने लगे तो बच्चा 16 दिन में पढ़ लेता, और ये जरूरी है आपके लिए। उसकी वजह क्या है? अब आप पूछेंगे इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि फेडरल रिजर्व बैंक की खबर जो आती है रिपोर्ट इस तरह की, ठीक है, वो मेरे ख्याल 6 महीने बाद आती है, ठीक है, वो होती है 700-800 पेजेस की, पूरी दुनिया की मईशत का अहाता करती है, ठीक है। पुत्र वो आपके पास की बात नहीं है, वो बड़े बड़े पैरामीटर और इंडिकेटर डिस्कस करती है, ठीक है। अब वो जो इंडिकेटर डिस्कस करते हैं अमेरिकन, उसमें सबसे पहले हाउसिंग का डाटा होता है कि कार कितने बिके। हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का डाटा है ही नहीं, तो ये अपने लोकल इंडिकेटर्स को डिस्कस करती है। आपको पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी समझ आना शुरू हो जाए। हमारे यहाँ वैसे भी हाउसिंग से मुराद प्लॉटों की सट्टेबाजी होता है, भाई इस तरह का डाटा है। आहो, क्या ख्याल है? हाय उधर तो प्रॉपर हाउसिंग किधरों जनाब रियाज मलिक दी बगल जो निकल गया है इधर, क्योंकि हमें आता ही यही है। हर प्रमोशन पे तो हम 2 प्लाट लेते हैं तो फिर प्लाटों की सट्टेबाजी के कोई हमने इकोनॉमी कहना हुआ ना जी। यार रिपोर्ट का वाइंड अप करें। पेट्रोल की कीमतों का तोहफा भी ईद पे मिला, हुकूमत कितनी मुखलस आवाम के साथ, ये भी तो आप देखे ना। इस पे ना एक मेरी बड़ी जहरनाक ट्वीट आई है, लोगों ने वावा तो बड़ा कीता। मैं लिखा सी कि अगर वो चाहता तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ईद के अगले रोज तक भी मुलतवी कर सकता था, लेकिन उसने ईद के मुबारक दिन ही लानते समेटने को तरजीह दी। वेखो ऐदे विच कोई ऐसी वैसी गल देखे ना, जिस दिन 5 अगस्त का दिन होगा, और ये प्रोग्राम आपके पास शायद 5 अगस्त को ही पहुंचेगा, 4 अगस्त का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस दिन 5 अगस्त का दिन है, उसी दिन हमने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट मैच का पहला रखा हुआ है। यार कोई एक आध दिन आगे पीछे नहीं हो सकता था, ठीक है। सिंबॉलिकली आपको ये कितना क्रश कर रही है गवर्नमेंट, उससे आप अंदाजा कर लें। ये कौमों के पास सिंबल्स ही होते हैं, कौमें सिंबल से जिंदा रहती, ठीक हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे खुर्चा जा रहा है अजहान से चीजों को? अजहान से खुर्चा नहीं जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, मेरे जैसों को तो टॉर्चर है, हाँ आपके ज़हनों से खुर्चा जा रहा होगा। नई नस्ल के लिए तो वाकई खुर्चना हो गया। लो जी, एक और खबर स्टेट बैंक के रिलेटेड ही मैं आपको बताता। जी बताइए। और आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जहरनाक रिपोर्टर जो है मुश्ताक उमर साहब ने ये नायत फरमाई है, तो आप समझ जाएंगे फिर क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ड्राफ्ट आया था जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मादर पिदर आजादी मांगी गई थी, और अपनी भी दूसरी एक्सटेंशन मांगी गई थी कि 4 साल के लिए तो मैं आ गया हूँ, 4 साल के लिए मजीद मेरी एक्सटेंशन। ये सारे एक ही डगर पे क्यों चल सारे रहे? ये खान अब्बासी कहता 3 बिल पेश हुए थे, उसमें से तीसरा कौन सा था? हाँ, डगर और डंगर एक ही डगर पे चलता है ठीक है। अब गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो है वो उन्होंने अपना अल्लाह मियां से ज्यादा अख्तियारात मांग लिए थे। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर। वो भी कहते हैं 180 दिन के लिए बंदा उठाने की इजाजत देते हैं। आहो 100 मतलब कि उन्होंने कि जनाब गवर्नर स्टेट बैंक भी मैं, और स्टेट बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसका चेयरमैन भी मैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में केड़ा बंदा शामिल होएगा वो नॉमिनेट करने वाला भी मैं। और अगर मेरी ज़ेरे निगरानी बोर्ड महसूस करे कि मुझे एक टर्म और गुजारनी चाहिए तो वो भी मैं। तो पाकिस्तानी तू ले ले, मैं 6 प्यालियां दे दे बदले में बस। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जी सी वहां पे बैठे हुए बाबू फिर उछल के छात नूं वजे, उन्होंने कहा फिर सानू एक रेड़ी छली दी ला दियो।
यही बनता है। पी ब्लॉक के सामने हम जो है वो फिर छलियां बेचा करेंगे भून भून के। अगर ये सारा कुछ ये इमामा बनेगा, उन्होंने वो ड्राफ्ट कर दिया रिजेक्ट। बहुत अच्छा। वो जब रिजेक्शन हुई और काफी ज्यादा उस पर शोर शराबा मचा, तो फिर जनाब वो जो गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स की कमेटी नहीं है, डॉक्टर इशरत हुसैन वाली, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, जी जी, अब साबिक गवर्नर स्टेट बैंक का अपना तासुब है स्टेट बैंक के हक में, लेकिन उसको दिया गया, तो उन्होंने एक नया ड्राफ्ट पेश किया, ठीक है। और उस ड्राफ्ट के नतीजे के अंदर अब वो कैबिनेट की कमेटी के सामने आया है, लेकिन वहाँ पे जो है ये अभी तक उसके अंदर शामिल है कि गवर्नर साहब जो हैं वो नहीं मान रहे कि मैं चेयरमैन एसबीपी बोर्ड नहीं हूँगा, वो कहना मैं रहना, वरना मैं चल रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ, तो जाए चला जाए, ठीक है। वो जो लाए हैं उनको तकलीफ है ना, अपना बैग पैक करो पाकिस्तान हो वाली पार्टी। अच्छा जी, ठीक है, ब्रेक का वक्त तो हो गया। लिहाजा ब्रेक मार ले इस तो पहले कि पार्टी सानू कहे कि बैग पैक करो तो चलो इथों बाहर है। वैसे मैनू कहना होवे तो बस वीजा लवा देना, और कोई मसला नहीं। सामने करना पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फीडबैक शुरू करने से पहले ये बताइए कि ईद पे ऐसा क्या हुआ कि आपने कॉल अटेंड नहीं की? मैं भी कॉल करता रहा, रिजवान भी कॉल करता रहा, आपने फोन ही नहीं उठाया, और बहुत सारे दीगर लोग जो हैं वो भी कॉल करते रहे, ठीक है। हुआ क्या? यार मेरा मोबाइल ही खराब था, तो मैं क्या करता फिर। वो जाहिर है कि लोगों ने भी हेलो हेलो करते रहना था, मैंने भी हेलो हेलो करते रहना था, तो लिहाजा बेहतरीन तरीकाकार यही समझा गया कि जनाब, या पॉलिसी कह लें या स्ट्रेटजी कह लें, कि फोन कॉल अटेंड ही ना कीजिए। ईद के तीसरे दिन आके फिर फोन कॉल अटेंड की हैं लोगों की, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग पे भी आना था, आप तो फिर जाती तौर पर तशरीफ ले आते हैं, तो इसलिए बहरहाल दुआ करें सामीन कराम, अल्लाह ताला को अच्छा सा मोबाइल भेजे, ऊपर से जिब्राइल ही लेके दादाजी अब यही रह गया जी मानना। मौजूदा हुकूमत की बरकतों से जिस तरह जो है वो हमारी इनकम के अंदर कमी वाकया होती जा रही है, अब बात जिब्राइल तक ही आ गई है। दादाजी, जिस तरह
आप पे जब मसाइल आते हैं तो सारे इकट्ठे आते हैं। पहले लैपटॉप का इंतकाल हुआ और उसके बाद आप फोन, मोबाइल गुम गया। वैसे दादाजी फोन गुमने की रेशियो पाकिस्तानियों में बहुत कम हो गई है, लेकिन आप अभी तक मोबाइल घुमाते हैं यार। बस फिर वो एक के बाद एक मसला आना होता है ना, मुसीबतें अकेली थोड़ी आती हैं। ये तो ठीक है ना, अपनी गुस्ताखियों या जिसे कहना चाहिए गलतियों की वजह से फिर अल्लाह तबारक व तआला फेंट लगाता है ना, तो हमें भी फेंट लग रही है आजकल। जी। मैसेजेस का आगाज करते हैं और पहला मैसेज मेरे पास दिलशाद रजी का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी आजकल एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सस्ती तरीन LNG खरीदने का कारनामा इस हुकूमत का है, जिसका मतन कुछ यूं है। नून लीग ने LNG का जो मुआहदा $9 फी MMBTU में किया था, वही LNG मौजूदा हुकूमत ने कम तरीन कीमत यानी $2.2 फी MMBTU में खरीद कर कौम के अरबों रुपए बचाए। रोशनी डाल दीजिए इस मामले पर। देखिए, रोशनी मैं इस शर्त पे डालूंगा कि आपने जाहिलों के साथ दोबारा बहस में नहीं ऊपर उलझना। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा है ना, ज़हनी तौर पे माजूर और मजहूल लोगों का एक ग्रुप है जो इस मुल्क के ऊपर, इस मुआशरे के ऊपर मुसल्लत हो गया और हर गुजरते दिन के साथ अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा है। तो पागल के साथ, ज़हनी तौर पे बेवकूफ़ के साथ जो है वो बहस में उलझना जो है वो उससे बड़ा पागलपन होता है। ठीक है, आपको मैं बुनियादी चीज समझा देता हूं, आपने गौर से ये बात सुननी। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG की डील एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट क्या होगा? आप हमें किस रेट पे देंगे, नंबर 1, उसकी क्या शराइत होंगी, नंबर 2, ठीक है, और उसका तरीकाकार क्या होगा, नंबर 3। लेकिन कतर कहता है कि जनाब इसकी तफसीलात आप जो हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट। ओके। शर्त क्यों लगाता? ठीक है ना, वो ये शर्त क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि जिस वक्त वो हमें $6.25 पर MMBTU के ऊपर देता है LNG, उस वक्त आलमी रेट $9 होता है। उस वक्त आलमी रेट $9 होता है। पहली ये बात है कि हमारा मुआहदा कभी भी $6.25 से ज्यादा नहीं था। यहां तक क्लियर हो गया? जो अब्बासी ने किया, ये वो झूठ बकते हैं। ठीक है, इतने थे तो अपना जज बैठा हुआ था ना, साकब निसार अपना खोसा बैठा हुआ था ना, और हुण भी है ते ले लेन ना जाके उन्होंने कोलों फैसला अपने हक च। उन्होंने क्यों फाइलां चुक के बाहर सुटियां सन शहीदे टली दियां। ठीक, अब हुआ क्या? अब आप कहेंगे जी $6.25 क्या मैजिक पॉइंट है, इसके ऊपर जो है वो तय क्यों हुआ? तो मुआहदे के तहत दुनिया के जितने भी फ्यूल इस वक्त चल रहे हैं, अच्छा ईंधन इस वक्त इंसानियत किन किन जराए से हासिल कर रही है, सुन लीजिए। सबसे पहले कोयला, नंबर 1, दूसरी नेचुरल गैस, तीसरा पेट्रोलियम, खाम तेल। हाँ जी। अब उसके अंदर सोलर भी डाल लेते हैं, सोलर से भी तो हम बिजली हासिल कर रहे हैं ना, बिजली हासिल कर रहे हैं ना। ये जो बड़े सोर्सेज हैं, इनके जरिए MMBTU के इक्वलेंट, कुछ लोग सोलर डालते हैं कुछ नहीं डालते, ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं फ्यूल बास्केट। क्या कहते हैं? फ्यूल बास्केट। फ्यूल बास्केट जो होती है उसका एवरेज रेट निकाला जाता है कि कोयले से हमें फर्ज करें मिलती है $1 में पर MMBTU, पेट्रोलियम से मिलती है $2 में, मैं मिसाल के तौर पे बात कर, और ये जो है अल्लाह आपका भला करे गैस है, इससे मिलती है $3। तो इस तरह तीनों की एवरेज निकली $2 कि $2 में इतने हरारे मिलेंगे। $2 उनकी नहीं, $2 उनकी प्राइस निकल आई, एवरेज प्राइस। ओके। आज अब ये आपने टेक्निकल फार्मूला समझ लेना पूरी तरह और आइंदा नस्लों को समझा देना। अब ये जो एवरेज प्राइस है, इसके कितने % पे जी आप हमें बिजली देते हैं? ठीक, दुनिया के अंदर जो इस वक्त मुआहदे हो रहे हैं, कौन कौन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर इस वक्त कौन है? फ्यूल का चाइना। उसके बाद गैस का इंपोर्टर, क्लीन फ्यूल का इंपोर्टर कौन है? जापान। ठीक है, दोनों किस रेट पे खरीद रहे हैं? फ्यूल बास्केट का 12%, फ्यूल बास्केट का 13%, फ्यूल बास्केट का 9%, फ्यूल बास्केट का 11%। इस पे उनके मुआहदे हैं। आप कहेंगे कि ये जो 9% पे क्यों है और 13% पे क्यों है? ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मुआहदे होते हैं। जो लॉन्ग टर्म है उसमें आपको सस्ती मिलती। ठीक हो गया। जिस वक्त पाकिस्तान ने $6.25 के ऊपर एग्रीमेंट किया था, उस वक्त इंडिया ने LNG का एग्रीमेंट $8 पे किया था। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। इसलिए कतर कहता था मेरी मार्केट खराब ना करना, तुम्हें मैं भाई कह के सस्ता दे रहा हूं। ठीक हो गया। अब क्या होगा?
जैसे ही पेट्रोल की प्राइस नीचे गिरी, जैसे ही कोयले की प्राइसेस नीचे गिरी, जैसे ही नेचुरल गैस की प्राइस नीचे आई, बास्केट की एवरेज कीमत तो भी नीचे बास्केट की जो एवरेज कीमत थी वो नीचे आ गई। जब उसकी एवरेज कीमत नीचे आई तो हमने तो उसके 8% के ऊपर या 7% के ऊपर एग्रीमेंट किया हुआ था, तो अल्टीमेटली हमारी प्राइस भी नीचे आ गई। परसेंटेज का फार्मूला झूठ बोला जा रहा है। झूठ पे बोल देने, और ये जद्दी पुश्ती झूठे हैं। ये 1857 से झूठ बोल रहे हैं। नस्लन, हाय हाय, नस्लन झूठे हैं। हाय हाय, जद्दी पुश्ती झूठे हैं। ये आप समझ लें कि ये जो $2.2 पर MMBTU पे मिली है, ये उसी फार्मूले के तहत मिली है। फ्यूल बास्केट का एवरेज प्राइस का 8% पे हमें मिली है। कैसी बात कह गया हूं? फार्मूला परसेंटेज का नून लीग तय कर गई थी, और वो सबसे सस्ता रहेगा दुनिया में, ये भी तय कर गई थी। अगर दुनिया में प्राइस गिरेगी तो वो सबसे ज्यादा गिरेगी, हमें सबसे सस्ती LNG मिलनी है। भावे पेट्रोल $12 पर MMBTU होवे या पेट्रोल $80 पर MMBTU होवे, उस वक्त के लम्हे मौजूद में सबसे कम कीमत के ऊपर LNG पाकिस्तान को मिलेगी कतर से। ये तय हो गया, ठीक है। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। अब दूसरा रुख भी समझ लिया, और ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन आज दिलशाद रजी ने चूंकि बड़ी दर्द दिली के साथ सवाल किया तो हम भी फिर डिटेल में जवाब दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो ब्रोकन लॉट्स होती हैं, जो जॉब लॉट होती हैं, जो शॉर्ट माल हो जाता है। अब हुआ क्या है कि एक पार्टी को जहाज रवाना किया, कतर ने जापान को जहाज रवाना किया, ठीक है। जापान में हो गया कोरोना, ठीक, जापान की इंडस्ट्री हो गई बंद। उन्होंने कतर को पैगाम भेजा कि भाईजान हमारे पास तमाम स्टोरेज फुल है, हमारे तमाम LNG टर्मिनल भी फुल हैं, तो भाईजान हम आपके ये जहाज वसूल नहीं कर सकते, स्टॉप कर। उन्होंने कहा ठीक है, आइंदा के लिए तो हम कर रहे हैं स्टॉप, लेकिन ये जो हाई सीज के ऊपर हमारे 4 जहाज है, इनका क्या कर? ठीक हो गया जी, ठीक है। अब ये उनके मुआहदे में लिखा होगा कि वो उसका क्या करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि वो मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो जापान को पड़ जाएगी, ठीक है, बाकी कतर बेयर कर लेगा। अब अगर उस मुआहदे में ये लिखा है कि अगर आप कोई जारी शुदा रवाना शुदा जहाज लेने से इनकार करेंगे तो आप के साथ हमारा 10 MMBTU का मुआहदा है ना, तो 8 MMBTU आप अदा करेंगे, 2 का लॉस हम बर्दाश्त करेंगे, 8 का आप बर्दाश्त करेंगे। अब जापान की मजबूरी, जापान ने कहा ठीक है $8 मैंने ठोक दो, लेकिन मेरे पास जगह कोई नहीं है रखने की। अब कतर को वो LNG कितने की पड़ गई? $2 की, जी ठीक है। अब कतर 2.1 में भी बेच लेगा या 2.2 में भी बेच लेगा तो कतर फिर प्रॉफिट में है, क्योंकि $8 तो उसको उधर से मिल जाने। गौर से बात सुननी है, $8 जापान से मिल जाने, तो वो $2 में भी बेच ले तो फिर भी उसके पैसे पूरे हो गए। वो 2.1 में बेच ले फिर भी उसके पैसे पूरे हो गए। वो 2.2 में बेच ले फिर भी उसके प्रॉफिट हो गया ना जी, उसको ठीक हो गया। अब कतर जो है वो मार्केट में रेट है $10, कतर उसको $2 के अंदर मार्केट में ले आया। ये होती है ब्रोकन लॉट। और ये ब्रोकन लॉट जो होती है, क्योंकि कतर दुनिया भर के अंदर फ्यूल के इतने ज्यादा सप्लायर्स पैदा हो गए हैं कि इस तरह की ब्रोकन लॉट दुनिया में हर वक्त घूम रही होती हैं। सिर्फ उसका एक तरीका होता है इनको पकड़ने का, और ये पेट्रोल में भी होता है, ये क्रूड ऑयल में भी होता है, ये पेट्रोल में भी होता है, ये डीजल में भी होता है कि दुनिया भर के अंदर यार ये जो ब्लैक का ईरान का या वो क्या है जी, वेनेजुएला वगैरह का जो तेल है, ये भी तो इसी तरह ब्रोकन लॉट में बिक रहा होता है ना, ठीक है। रिफाइनरियां नहीं मिल रही होती उनको, तो लिहाजा उनका क्रूड जो है वो उसमें बिक रहा होता है। तो खैर ये जो होता है ये क्रूड में बिक रहा होता है, क्या होता है ये सारी ब्रोकन लॉट में बिक रहा होता है। और ब्रोकन लॉट में जब बिक रहा होता है तो उसकी प्राइस जो होता है वो डर्ट चीप होती है। तो दूसरी सूरत ये है कि आप ब्रोकन लॉट को 1-2 उठा के लाएं और कहें कि देखें हम कितना सस्ता लेके आए हैं, ठीक है, और वो तो लूट के खा। लेकिन ब्रोकन लॉट का जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है कि उसकी सप्लाई इंश्योर नहीं होती, लिहाजा जो कौमें हैं वो ब्रोकन लॉट्स के ऊपर अपनी इकोनॉमी को स्टेब्लिश नहीं करती, रिलाय नहीं ना किया जा सकता, उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता, ब्रोकन लॉट्स के ऊपर रिलाय नहीं होता। हमेशा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के ऊपर आप अपनी इकोनॉमी का मुस्तकबिल जो होता है वो प्लान करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को सस्ती तरीन LNG मिली है। मैं किसी के साथ बहस में नहीं उलझता इस तरह के मौजूआत के ऊपर ना, फिर पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है और अपने को इतना टाइम नहीं है। आज आपने पूछा है तो मैंने अर्ज कर दिया, ये जो अगर सस्ती तरीन LNG भी मिली है तो वो भी उसी मुआहदे की बदौलत मिली है जो शाहिद खान अब्बासी ने किया, इनके बाप ने नहीं किया। इनको तो इस मुआहदे की अलग भी नहीं आती, अदालत चले गए थे,
अदालत चले गए थे, मुंह उठा के, वो भी मुंह उठा के। ये तो इसको चैलेंज कर चुके हैं। ये वैसे ही है जैसे कंटेनर पे खड़े होके ना, तो सी पैक जो था वो कौम के लिए डिजास्टर था, उसके लिए खतरा था, और अब जो है वो रहमत बन गई। वो मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये झूठ बोलते हैं, दब के बोलते हैं, असली झूठे हैं, जद्दी पुश्ती झूठे हैं, 1857 से झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा इनकी बातों पे नहीं आना, कंधे झटक के आगे गुजर जाना। ठीक हो गए, आगे चले। सेगमेंट का टाइम ही कंज्यूम कर लिया एक ही सवाल ने। अब क्या करें, जब डिटेल में बात करनी हो। एक सवाल बरकत आस्ते हो जी, 2 सवाल इनका जवाब मैं ही दे देता हूँ। एक तो मैसेज मेरे पास बाबर अली का है, आपने अमेजोन पे वर्किंग के हवाले से पूछा। अगरचे इस पे बात हो चुकी, लेकिन गुजारिश ये कि पेमेंट के मसाइल की वजह से पेपॉल वगैरह पाकिस्तान में नहीं चलता, तो आपको तंगी ही रहेगी। दूसरा, जो आपकी शिपमेंट है वो आप 2 या 3 जगह पे कम से कम आपको भेजनी पड़ेगी। अमेजोन अपने भी गोदाम में माल रखता है आपसे लेके, जिसको आपको रोजाना की बुनियाद पे किराया पड़ता है। और भी बहुत से काम है, उनको भी देखा जा सकता है। फरहान अली का मैसेज है, और ये मैसेज दादाजी बड़ा अजीबो गरीब है। DHA फेज 13 जो है, ये ठोकर न्याज बेग के पास था, वो जिसमें कैनी साहब के भाई का नाम आया था। अच्छा, कहते हैं उसमें 5 मरले की जो फाइल है वो 19 लाख की मिल रही है, जबकि वो फाइल 3 साल 13 लाख पे धक्के खाती रही है। जी, अभी उसके बारे में स्पेकुलेशन है सारी मार्केट के अंदर। मैं तो उसका हामी नहीं हूँ। अभी पूछते हैं क्या उसको खरीद लूं? मैं तो उसका हामी नहीं हूँ। आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना फैसला होना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत आपको अदा करनी। सामने इकराम, एक बंदे का आज मैसेज आया कि जनाब हमने एक फार्म हाउस खरीदा था और पेमेंट सारी कर दी। तो पेमेंट करने के बाद अब जनाब जब रजिस्ट्री करवाने गए तो पता चला उसके ऊपर तो स्टे हुआ है, तो अब क्या करें। ठीक है, खैर मुझे गुस्सा तो बहुत चढ़ा उसके ऊपर, और मैंने जवाब भी नहीं दिया उसका लिख के। मैंने कहा मैं प्रोग्राम में बोल दूंगा। उसका जो है ना जी, वो पहले तो ये है कि पाकिस्तान में जायदाद खरीदने का जो निज़ाम है, जो अंग्रेज मुसल्लत कर गया हुआ है, उसके अंदर एक फिक्रा बोला जाता है मुश्तरी होशियार बाश। यानी साडा जिम्मा ओश पोश जो खरीदार जो है अपनी जिम्मेदारी पे खरीदे। तो मुश्तरी होशियार बाश का ये है कि जब भी आप कोई चीज इस तरह की खरीदने लगते हैं तो क्या वो क्लियर है, ये चेक आपने खुद जाके करना होता है पटवार खाने में धक्के खा के, जो कि आपने नहीं किया। आपसे हो गई हमाकत। अब वहां पे मुकामी कब्जा ग्रुप आ गए और उन्होंने कहा कि जी हम क्लियर करवा देते हैं और अदालतें चढ़ेंगे तो आपका ये होगा। तो ये आपको अपने मरूजी हालात के नतीजे में फैसला लेना चाहिए। आप अदालतें चढ़ सकते हैं तो यकीनन आप ये कीजिए, और अगर आप अदालतें नहीं चढ़ सकते तो फिर जो उस पार्टियों को जुर्माना देना पड़ेगा उसको कीजिए। यहां तक क्लियर हो गया जी? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई जो है शैडो प्रॉपर्टी या जिसके ऊपर कोई खतरे वाली बात हो, उसके करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए। जैसे ये भाई ने पूछा ना कि मैं DHA सिटी लाहौर में, ये भी DHA सिटी था, लाहौर में फाइल ले लूं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। उसके अंदर जो मुतासरीन हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस से हैं, उनको तो DHA कह चुका है हम अकोमोडेट करेंगे, बाकियों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। जब ये वो अदालत में लिख के दे चुका है तो उसके बाद वहां पे फाइल के बारे में सोचना भी गुनाह कबीरा है। मेरे उसमें कागजात में ना उसके बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, आपकी हिम्मत है, आप वो लेने चल पड़े घर से। कुर्बानी की थी से इन्हें पूछे जो कुर्बानी की थी कि वो जो गाय थी वो जो वो रस्सा तुड़ा के नस गई थी, है भी रस्सा तुड़ा के नस गए। जी समय गुफ्तगू। ले सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे और किसी के लिए कोई भला किया जा सके। ठीक है, आइंदा जो 8 साल हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, मुआशी हवाले से भी, मुआशरती हवाले से भी और तस्वीराती हवाले से भी, हर हवाले से मुश्किल। ठीक है, दुश्मन जो है वो हमारे सर पे चढ़ा हुआ है और हम गाने रिलीज कर रहे हैं। इसलिए मेरी ये आपको एडवाइस है कि बच्चों को आला तलीम की तरफ माइल करें, क्योंकि वर्किंग क्लास के हिस्से में आला तलीम ही होती है जो उसकी नस्लों को आगे लेके जाती है। ठीक है, आला तलीम का एहतमाम करें। दुनिया भर के अंदर इस वक्त जितने भी स्कॉलरशिप खुले हुए हैं, किसी ने मुझे भेजा था कि कनाडा के अंदर जो पाकिस्तानियों ने जद्दोजहद करके मुख्तलिफ तालीमी अदारों में पाकिस्तानियों के लिए स्कॉलरशिप्स का इजरा करवाया है, उनको भी अवेल किया जाना चाहिए। अब ये मिलेंगे कहाँ से, ये आपको खुद ढूंढने। मेरे पास आए तो मैं यकीनन आपको पहुंचाऊंगा। पिछले दिनों किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया भी था, लेकिन उजार है कि मोबाइल ही बेचारा खराब हो गया तो फिर की करा
हैं। अब पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को क्या मंजूर है, हमें तो इस तरह की बातें आती थी तो हम आगे लोगों को मुतला किया करते थे, लेकिन अब नहीं है हमारे पास वो सहूलत। लेकिन वो स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं जी, कुछ 125-150 के करीब अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए। इंटर के बाद बच्चे को इस काम पे लगाएं, वो खुद ढूंढ लेगा, आपसे ज्यादा अक्लमंद है वो आईटी के हवाले से। उसको सिर्फ आपने ड्यूटी लगानी है और रोजाना पूछना है कि आज की कीता ये बारे, ठीक है। वो हफ्ते 10 दिन में निकाल मारेगा वो, ठीक। बच्चे को इस तरफ लगाएं, अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।